हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए है। एक नया नोटिफिकेशन आया है UIICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 का। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे सब पे डिस्कशन होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि UIICL यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो टोटल वैकेंसी 200 है, 200 है। अब यहाँ पे दोनों ही स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज है, स्पेशलिस्ट के लिए भी है, जर्नलिस्ट के लिए भी है, दोनों के ही 100 है। स्पेशलिस्ट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में 10 वैकेंसीज है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में 20 है, केमिकल इंजीनियर्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स में 10 है, डेटा एनालिटिक्स में 20 है और लीगल में 20 है। तो टोटल आपकी अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो 100 है, जर्नलिस्ट के लिए भी 100 वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी उन्होंने बता रखा है। जैसे अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो SC के लिए 15, ST के लिए 7, OBC के लिए 27, EWS के लिए 10 और UR यानी अनरिजर्व के लिए 41 है। अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो यहाँ भी SC के लिए 15 है, ST के लिए 8 है, OBC 27 है, EWS 10 है, अनरिजर्व के लिए 40 है। तो यहाँ पे दोनों ही में आपकी स्पेशलिस्ट में, आपकी जर्नलिस्ट में, दोनों में ही 100 वैकेंसीज इन्होंने रिलीज की है। और अगर देखें नीचे आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड अपीयर फॉर ईदर ऑफ स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट एंड नॉट both. In case of multiple registration appearances in the online examination, the candidature will be cancelled. Not more than one application should be submitted by any candidate. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी एक स्ट्रीम के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, या तो आप स्पेशलिस्ट के लिए करो या तो जर्नलिस्ट के लिए करो। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर दिए तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आपको एक ही स्ट्रीम में एक ही बार अप्लाई करना है, एक ही एप्लीकेशन आपकी तरफ से जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अ कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई और अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इफ ही और शी इज ऑलरेडी वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर आप ऑलरेडी AO स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, UIICL में वर्क कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उस केस में भी आपका कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। जो एक और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि जो वैकेंसीज है वो वेस्टर्न और सदर्न जोन के लिए ही है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वेस्टर्न एंड सदर्न जोन में ही पोस्टिंग मिलेगी। आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो वेस्टर्न एंड सदर्न जोन में ही होगी, जहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर्स तो वहाँ पे आपको वर्क करना है। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बट जो इनिशियल वैकेंसी मतलब इनिशियल पोस्टिंग होगी वो आपकी वेस्टर्न एंड सदर्न जोन में ही होगी। मिनिमम 5 ईयर्स के लिए आपको वर्क करना हो और इन 5 ईयर्स में कोई भी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं करेंगे वो। तो अगर आपका जो इनिशियल पोस्टिंग होता है वहाँ पे आपको उसी प्लेस पे 5 ईयर्स मिनिमम टू वर्क करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने पहले ही जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो नेशनैलिटी जो कि लाइक हर एग्जाम में होता है, और सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और अ टिबेटन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैड, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो ये वाला जो कॉलम है नेशनैलिटी का ये तो सेम है। अब और देखते हैं नीचे क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी चूँकि 2 स्ट्रीम्स वो वैकेंसीज उन्होंने रिलीज़ की है, जर्नलिस्ट के लिए की है अलग से और स्पेशलिस्ट के लिए की है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डिफर करेगा और स्ट्रीम के डिसिप्लिन के बेसिस पे। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, अगर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रीम से अप्लाई करना चाह रहे हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 60% होना चाहिए। SC ST है तो 55%, अगर अदर कैटेगरी तो 60% आपके पास होना चाहिए BE BTech में। उसके साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, या PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, या तो आपने ME MTech की हो किसी भी डिसिप्लिन से और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन या PGDM में। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA की
सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके पास बीकॉम होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, SC ST की कैटेगरी में 55% हो जाता है ये, ठीक है, या फिर आपके पास MCOM होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बात करें तो इसमें बैचलर इन इंजीनियरिंग होगा, बैचलर इन टेक्नोलॉजी होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए मिनिमम, SC ST में 55% होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब केमिकल इंजीनियर्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बात करें तो बीटेक BE आपके पास होना चाहिए मैकेट्रॉनिक्स या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ भी 60% मार्क्स का क्राइटेरिया है। SC ST के लिए 55% है, बाकियों के लिए 60% है। या फिर आपके पास MTech या ME होना चाहिए मैकेट्रॉनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट के स्ट्रीम से फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो आपके पास BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर IT में, या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस में, एक्चुअरियल साइंस में, और यहाँ भी परसेंटेज सेम है 60% आपके पास होना चाहिए। अगर SC ST हो तो 55%, ठीक है। या फिर आपके पास MCA होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आप स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस में, या एक्चुअरियल साइंस में, या फिर MA MTech होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या IT में। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे प्रेफरेंस भी डाला है उन्होंने डेटा एनालिटिक्स स्ट्रीम के लिए कि आपके पास नॉलेज अगर है पावर BI की, पावर क्वेरी की, RDBMS की, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लीगल की बात करें अगर तो बैचलर डिग्री आपके पास लॉ में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 55% SC ST के लिए, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए लॉ में, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके साथ एक और यहाँ भी प्रेफरेंस है कि आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ठीक है। SC ST के लिए 2 इयर्स का, लेकिन ये प्रेफरेबल है, ये इनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, ये मिनिमम में नहीं आता है। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब आते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, देखते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए क्या क्या है। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके लिए है वो है ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन, यानी कि या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो 60% में या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो 60% में, तो आप एलिजिबल हो गए जर्नलिस्ट स्ट्रीम से फॉर्म फिल करने के लिए। ये परसेंटेज SC ST कैटेगरी में 55% का हो जाता है। तो ये था जितने भी स्ट्रीम थे उनके बेसिस पे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस किया। यहाँ पे देखते कुछ डेट्स वगैरह है, हाँ बिल्कुल दिया है इन्होंने। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2024, यानी 30 सितंबर 2024 से पहले या उस दिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। Those who have written the final examination for the minimum education qualification as on 30/9/2024 and whose results are declared after 30/9/2024 are not eligible to apply, यानी कि 30 सितंबर के बाद जिसका रिजल्ट आ रहा है वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज अ मस्ट, मतलब जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए उनके वो कंप्यूटर के वर्किंग की नॉलेज उनको होनी चाहिए। एज की बात कर लेते हैं क्या है, तो मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, यानी अगर आप 21 के हैं, अगर आप 30 के हैं और अगर आप इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है आपका एज तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे उन्होंने डेट्स भी मेंशन कर रखा है कि अगर आपका बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1994 से पहले का है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। मतलब आपका बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1994 के बाद का होना चाहिए, लेकिन 30 सितंबर 2003 से पहले का होना चाहिए। और ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब अगर आपका बर्थ डेट 1 अक्टूबर 1994 को है या फिर इसके बाद का है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपका बर्थ डेट 30 सितंबर 2003 है या इससे पहले का है तो आप एलिजिबल हो। यहां से पहले चला गया या इसके बाद चला गया फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। रिलैक्सेशन भी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का है, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए 10 इयर्स का है, फिर एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 इयर्स का है, डिफेंस पर्सनल के लिए 3 इयर्स का है, फिर विडोज डिवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड उनके लिए 9 इयर्स का है, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, यानी ऐसे जो अभी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जिसमें GIC आता है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आती है, अगर इसके आप एम्प्लॉय हों
तो आपके लिए 8 ईयर्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये तो थी आपके एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की। अब देखते हैं और नीचे में क्या है, एक बार हम ये भी डिस्कस कर ले कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। हाँ, एक बार फी जो चार्ज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो SC ST PWBD या जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है पब्लिक सेक्टर जनरल सर्विस कंपनीज के लिए, उनके लिए जो अमाउंट है वो 250 रहेगा प्लस GST। बाकी एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है, यानी कि जनरल अनरिजर्व के लिए या फिर जो SC ST PWBD में नहीं आते हैं या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है PCGI यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की, उनको 1000 रुपीज़ का चार्ज लगेगा प्लस GST। ठीक, डेट्स की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, यानी जिस डेट से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है 2024। लास्ट डेट आपकी 5 नवंबर 2024 होगी। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट की लास्ट डेट भी वही है, 5 नवंबर ही है। और जो आपका कॉल लेटर आएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट के डेट से 10 दिन पहले आ जाएगा। जो डेट इन्होंने रखा है 14 दिसंबर, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है उसका भी डेट दे रखा है, टेंटेटिव है, पर जो डेट है वो है 14 दिसंबर 2024। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एग्जाम का जो डेट है ये वीक डेज हॉलीडेज पे हो सकता है। तो देख लेते हैं कैलेंडर में कौन सा डे है 14 दिसंबर 2024, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो आपको डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस हैव प्रोवाइडेड इन एनेक्चर 1। ठीक है, एनेक्चर 1 में हम देख लेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। अभी देखते हैं नीचे क्या क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन क्या होगा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू में क्या है उसके बेस पे होगा। ठीक है, स्पेशलिस्ट की बात करें तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन कौन से टेस्ट होने वाले, किस किस सेक्शंस पे आपको टेस्ट किया जाएगा, तो वो है रीजनिंग पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, कंप्यूटर नॉलेज और एन एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। यानी आपका अगर आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से फॉर्म फिल करते हो तो आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए जिसमें स्पेशल रेफरेंस फाइनेंशियल सेक्टर को रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज पर टेस्ट किया जाएगा। और उसके अलावा चूंकि ये स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का है, तो जिस स्ट्रीम से आपने अप्लाई किया है, बीट लीगल से किया है, केमिकल इंजीनियरिंग से किया है और रिस्क मैनेजमेंट से किया है, जिस भी स्ट्रीम से किया है, तो उसका टेस्ट एक होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, और इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांट्स में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जीए जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर को ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर के लिए आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और जो आपका ये स्ट्रीम जो डिसिप्लिन का नॉलेज वाला टेस्ट होगा उसमें आपको 60 क्वेश्चंस होंगे, ये 120 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 250 होंगे और 150 मिनट्स आपको टोटल टाइम मिलेगा एग्जाम का। और यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, ये जो 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये सेक्शनल टाइमिंग है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सेपरेटली टाइम, यानी कि आपको सेक्शनल टाइमिंग इसमें रहेगी। ठीक है, जितने भी सेक्शन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे, सिवाय इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही रहता है। बाकी सारे सेक्शन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। तो ये तो हो गया स्पेशलिस्ट की बात। अब आते हैं जनरलिस्ट में क्या क्या है। तो जनरलिस्ट में भी आपको रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर है और कंप्यूटर नॉलेज है। ठीक है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 40 मिनट्स मिलेगा। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 40 मिनट्स मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स की, 30 मिनट्स मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 25 मिनट्स मिलेगा। और आपको कंप्यूटर नॉलेज होगा जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स की, और 15 मिनट्स मिलेगा इसमें आपको। यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग है, ये 40, 40, 30, 25, 15 सेपरेटली टाइम्ड है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो बस यही डिफरेंस है।
कि जो जर्नलिस्ट है वहाँ पे आपको रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, कंप्यूटर नॉलेज पर टेस्ट किया जा रहा है। अगर आप स्पेशलिस्ट से फॉर्म फिल करते हो तो आपकी जो जिस डिसिप्लिन से आपने किया है उसका भी एक एडिशनल टेस्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और मार्क्स आपके चेंज हुए हैं। ठीक, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये दोनों के लिए ही होगा, जर्नलिस्ट के लिए भी है, स्पेशलिस्ट के लिए भी है, 30 मिनट्स का होगा, यानी 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स और ऐसे 20 मार्क्स, यानी आपको एक लेटर राइटिंग मिलेगी 10 मार्क्स की, एक ऐसे मिलेगा और 20 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स हो गए और 30 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएशन। अब इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो आपने दे दिया, बट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका तभी चेक होगा जब आप मिनिमम स्कोर यहाँ पे आप करोगे। ये जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है इसका जो सेक्शनल है, सेक्शनल में आप अगर जो मिनिमम स्कोर है, जो कट ऑफ होती है, वो आपको क्लियर करनी होगी, तभी आपका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे चेक होगा। तो यहां पे ये इन्होंने पहले मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो जो भी जिन्होंने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई किया है, ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई किया है, उनका ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे चेक होगा। लिख रखा है इन्होंने कि डिस्क्रिप्टिव आंसर स्क्रिप्ट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर इवैल्यूएशन, और कितनी वैकेंसीज है उसके बेस पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का कट ऑफ है वो ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब आपने डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लिया, ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका एक ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, कुछ और इन्होंने इंपॉर्टेंट कुछ मेंशन किया हो। नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने गाइडलाइंस ही दी है बस। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं, नीचे कुछ दिया हो इन्होंने। नहीं, क्योंकि इसके बाद सीधे आपका ये गाइडलाइंस ही है और उसके बाद फिर ये फॉर्म्स आ गए एनेक्शियर। हाँ, एक बार एप्लीकेशन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो चूंकि हमने डेट्स तो डिस्कस कर ही लिए, 15 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच आप कर सकते हो अप्लाई। 15 को भी कर सकते हो, 5 नवंबर को भी कर सकते हो। हालांकि लास्ट डे पे अप्लाई करना प्रेफरेबल नहीं, एडवाइजेबल भी नहीं होता है, क्योंकि सर्वर इश्यूज आ जाते हैं, पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करना कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है इस फॉर्म को फिल करने का, तो आप 15 से जो पहला वीक स्टार्ट हो रहा है उसके अराउंड ही आप फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया है कहाँ से करना है। यहाँ पे उन्होंने तो डिक्लेरेशन दे रखा है। हाँ, आपको कंपनी की वेबसाइट पे जानी है, यानी UIICL की वेबसाइट पे जानी है। वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन वहाँ पे क्लिक करना है, फिर वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अपने डिटेल्स डालने होंगे, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल ID। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आप नेक्स्ट करके करते जाओगे और आप फॉर्म को फिल कर दोगे। तो ये रहा, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो भी पैरामीटर्स है कि आपको फोटो अपलोड करने की डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सिग्नेचर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पेश करवा दूंगा, वहाँ से आप खुद से भी एक बार देख लेना कि फोटोग्राफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा। ठीक है, अब जो भी एस्पिरेंट्स UIICL AO स्केल 1 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करके वो ये जॉब ले ले, क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो मेट्रो सिटीज़ में अप्रॉक्स 88,000 की सैलरी मिलती है, विच इज़ अ वेरी हैंडसम सैलरी, बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप UIICL में एज एन AO स्केल 1 काम करो और चाहते हो कि एग्ज़ाम में अपीयर होकर क्रैक करो, तो प्रैक्टिस मॉक आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है। ठीक है, अभी नवरात्रि सेल चल रही है, 35% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है आपको दुर्गा, DURGA, तो आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखते हैं हम कि ये पैकेज आपको कैसे बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो UIIC AO के मॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं
ठीक है। पहला जो मॉक होता है ये तो फ्री होता है, तो ये मॉक आप जरूर देना। जितने भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे, पहला मॉक जरूर देना, देखना एग्जाम का लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना रैंक आ रहा है, कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, एक बार एनालाइज करना इस फ्री मॉक को देके, क्योंकि इसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स देते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कितना आगे बढ़ना है, कितना इंप्रूव करना है। ठीक है, और कौन सा स्कोर आपको मेंटेन करके चलना है। और एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है, कौन सा सेक्शन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो बाकी के मॉक्स के थ्रू आप वो सेक्शंस भी अपने स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो अगर आपको ये मॉक लेना है, ठीक है, तो आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी कूपन कोड लगाना है DURGA दुर्गा और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो एक बार फिर से जो भी एस्पिरेंट्स इस फॉर्म के लिए UICL AO के लिए कोई फॉर्म को फिल करेंगे, एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, उन सभी को प्रैक्टिस मार्केटिंग की तरफ से ऑल द बेस्ट। वी ऑल होप कि आपका इस बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपको एक जॉब, काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।